मॉर्निंग क्लास। आज हम संयोजन नियम का दूसरा लॉ पढ़ेंगे। जो लॉ क्या कहता है, नाम ही उसका बता रहा है, स्थिर अनुपात नियम। इंग्लिश में इसके दो नाम हैं, इसी नियम के दो नाम हैं। कभी आप सोचो दो अलग अलग लॉ है, नहीं। एक नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अनुपात वाला प्रोपोर्शन, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बेटा कांस्टेंट की स्पेलिंग TANT होती है, बट मैंने शॉर्ट लिखने के लिए कांस्टेंट डबल टी कर दिया है। तो इन दोनों ही लॉ का मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन किसको बोलते हैं? स्थिर अनुपात नियम का ही दूसरा नाम है। जेएल प्राउस्ट ने दिया था ये। तो सबसे पहले अब हम आते हैं इनके नाम पे। देखो नाम क्या कह रहा है, डेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। ये क्या कोई कह रहा है कि कुछ स्थिर अनुपात होना चाहिए, कोई फिक्स्ड अनुपात होना चाहिए। तो यही इसके हिंदी में बोला है। स्थिर मतलब निश्चित, अनुपात मतलब रेशो, प्रोपोर्शन। अब दूसरा ये है कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, कंपोजिशन मतलब जिससे बना हुआ होता है। इस लॉ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो इसी के अंदर दिखाई दे रही है। अब क्या कह रहा है वो ये देखो कि जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है, दो या दो से ज़्यादा तत्व मिलते हैं और वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मिलते हैं। क्या बोला? स्थिर अनुपात में मिलते हैं। किसके? द्रव्यमान के। कौन मिलता है? तत्व मिलते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? when two or more than two elements combine together to form a compound then they do so always in a definite ratio by mass। दो या दो से ज़्यादा तत्व जब मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं वो हमेशा यह कार्य निश्चित अनुपात में करते हैं द्रव्यमान के। समझ में आ गया? हम दोबारा से पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CO2। अब CO2 जो लिया है उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं? एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 32। ठीक है। तो अगर हमने इसका रेशो निकाला तो रेशो कितना आया? 3:8। इतना रेशो आ गया। तो अब चाहे तुम घर में कागज़ जलाओ, चाहे बाहर लकड़ी जलाओ, चाहे पेट्रोल जलाए कोई, चाहे कोई लैब में बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड में जब भी कार्बन होगा तो उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनेगा और उन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा वो 3:8 होगा। क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको किस तरीके से। कोई आपसे पूछे कि भाई ठीक है CO2 ही पढ़ा है ना तुमने, CO2 ठीक है, लेकिन CO2 में अगर मैंने ये 24 लिया तो बताओ ये कितना लूँगी? ऑक्सीजन कितना होगा उसमें? CO2 में अगर कार्बन 24 है तो ऑक्सीजन कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में अनुपात कितना था? थोड़ी देर पहले तो मैंने पढ़ा था 3:8, और ये था कार्बन और ये था ऑक्सीजन। तो अगर ये 24 है तो आपसे ये पूछा गया, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इकाई मेथड से निकाल लो या दूसरे तरीके से निकालो। इकाई मेथड क्या कहता है कि 3 ग्राम कार्बन होता है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन होती है? 8 ग्राम ऑक्सीजन होती है। तो 24 ग्राम कार्बन होगा तो 8/3 गुणा में 24, 3×8 24, 8×8 64, 64 आएगी। जब 24 होगा तो 64 होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे डायरेक्ट? CO2 के अंदर C और O का अनुपात जो था वो 3:8 था। ये पता होना चाहिए। ये हमारा उसने 24 किया, आपसे ये पूछा तो आप ये देख लो ये इससे कितना गुना है, उस वाले को इतने से ही गुना कर दो। ठीक है। तो ये कितना है? 3×8 24। तो 8 को 8 से ही करो, 8×8 64। समझ में आ गया? हम दूसरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया पानी। पानी कितना होता है? दो तत्वों से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 16। रेशो कितनी आई? 1:8। तो ये रेशो फिक्स है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैंने 4 ग्राम लिया होता तो क्या बोला मैंने? 4 ग्राम वाटर बनाने के लिए अगर ये हमने अनुपात कितना है? 1:8। और अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? बता सकते हो कि नहीं बता सकते? मैंने एक को कितने से गुणा किया? 4 से। तो इसको कितने से गुणा करूँगी? 4 से। कितना आ जाएगा? 32। समझ में आ गया क्वेश्चन? आई थिंक आ गया होगा कि अनुपात हमेशा बराबर आएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या अनुपात आएगा? 1:8 आएगा ना। 4×8 32, 1:8।
ठीक है, हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं, बहुत उदाहरण है बेटा, सिंपल। आपने देखो क्या समझना है जो अभी हम समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई और कंपाउंड ले लिया, मान लो ये ले लिया, ठीक है। अब ये ले लिया तो इसमें कितने तत्वों से बना, देखो ये एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, किससे बना है, दो या दो से ज़्यादा तत्वों के मिलने से। तो इसमें दो तत्व मिले, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 एटम लग गए, नाइट्रोजन का एक लग गया, तो एक मॉलिक्यूल बन गया उस कंपाउंड का। अब नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 14, हाइड्रोजन कितना है 1, तो रेशो कितनी आ गई, सॉरी 3 है ना ये तो, सॉरी 1 तो उसका एक का होता है ना, यहाँ कितने हैं 3 है, 3 है तो 14:3। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 6 ग्राम हाइड्रोजन है तो बताओ कितना नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ पे कितना किया आपने, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा। समझ में आ गया। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये भी एक यौगिक है। तो यौगिक है तो ये कितने तत्वों से मिलके बना है, दो तत्वों से मिलके बना है, दो तत्वों से मिलके बना है, तो रेशो क्या है 2:32, ये आ गया आपका 1:16। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे अब कि बताओ अगर हाइड्रोजन 3 है तो कितना होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, तो इसका अनुपात कितना था 1:16। तो ये 3 से गुना हुआ, तो ये भी कितने से गुना होगा 3 से, कितना आ जाएगा 48। 16×3 = 48 होता है कि नहीं होता है। तो अगर इन दोनों का रेशो देखोगे आप 3:48 आया, तो कट के तो वही आना है ना 1:16। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम इसकी स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इसमें अलग अलग तरीके से लिख सकते हो स्टेटमेंट। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इन एनी कंपाउंड एलिमेंट्स विल ऑलवेज रिमेन इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है। दूसरे तरीके से भी कह सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है देखो, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है ना, ठीक है, और जो यौगिकों का जो तत्वों का अनुपात होता है वो स्थिर होता है, जो द्रव्यमान अनुपात होता है वो स्थिर होता है। जो मैं पहले बोल रही थी कि व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट दे ऑलवेज डू सो इन देयर डेफिनेट रेशो बाय मास। तो ये कौन सा नियम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात नियम, कुछ भी कह लो जो आपकी मर्जी हो। तो आज हमने दूसरा लॉ भी कर लिया है, कल हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।